at the beginning of refraction topic, refraction, I said that at the boundary of two medium, both reflection as well as refraction occurs, है ना? याद आ रहा है? जैसे कि मान लो मैंने बोला था, जैसे मान लो कि इधर एयर है, इधर वाटर है। अब लाइट किधर से भी जाए, वाटर से एयर की ओर जाए या एयर से वाटर की ओर जाए। सपोज कर लो कि इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट भी होगा और यहाँ पे रिफ्रैक्ट भी होगा, है ना? यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट है, सो रिफ्लेक्शन विल आल्सो अकर एंड रिफ्रैक्शन विल आल्सो अकर। तो ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्शन और ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ओके, तो दोनों ही होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो ये बात आपको मैंने बताया था और इसका मैंने आपको जो था एग्जाम्पल भी आपको दिया था बेसिकली, कि अगर आप पानी में देखोगे, है ना, या बकेट में कोई पानी है बकेट में और आप देखोगे तो आपको अपना फेस भी दिखेगा पानी में, है ना? वो क्यों दिखेगा? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्शन भी कर रहा है और अंदर में कोई ऑब्जेक्ट है वो भी आपको दिखेगा। अंदर वाला ऑब्जेक्ट आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो अंदर से जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तो रिफ्रैक्शन भी होता है। तो जहां पे दो मीडियम डिफरेंट ऑप्टिकल इंटेंसिटी के, ऑप्टिकल इंटेंसिटी डिफरेंट होने का मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, है ना बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो दो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के ऑब्जेक्ट अगर आप मान लो, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, मीडियम अगर हैं, एक जगह पे मीट कर रहे हैं, तो जो मीट जहां पे करेंगे दैट विल बी द बाउंड्री, जहां पे मीट करेंगे वो बाउंड्री होता है। और बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम के बाउंड्री पे दोनों चीजें होती है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है ना? हाँ, कितना रिफ्लेक्शन होगा, व्हाट विल बी द परसेंटेज रिफ्लेक्शन, व्हाट विल बी द परसेंटेज रिफ्रैक्शन, वो तो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा। वो परसेंटेज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना? आगे हायर स्टडीज में आप कैलकुलेट भी कर पाते हैं मीडियम की प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, पर वो आपको कैलकुलेट करना, मीडियम, वेवलेंथ, बहुत सारी चीजें वहां पे आती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है। but that is not we have to do here, that is beyond the syllabus of any course up to 12th, है ना? तो वो चीजें हमें डिस्कस यहाँ पर नहीं करना है कि कितना परसेंटेज होता है। हाँ, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो पूछता है तो वहां पे क्या होगा, आपको परसेंटेज रिफ्लेक्शन या परसेंटेज रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करने नहीं कहेगा, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 70% रिफ्लेक्ट हो गया और 30% रिफ्रैक्ट हुआ, ऐसे लिखेगा, है ना? या फिर 30% रिफ्लेक्ट हुआ और 70% रिफ्रैक्ट हुआ। तो ये डेटा दिया रहेगा, उस डेटा से आप आगे क्या करते हैं वो तो वेब चैप्टर का है ना? तो वेब जब आप लोग से डिस्कस होगी तो वेब में हम लोग उसकी बात करेंगे, है ना? ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी वगैरह, एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करना, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करते हैं, एनर्जी की बात तो नहीं करते कि लाइट के पास कितनी एनर्जी है, कितनी इंटेंसिटी है, क्या वेवलेंथ है, ये सब पे बात नहीं करते ना बेटा, तो वो चीज हम लोग रहने दें। चलो देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लोग देखें कि लेट अस लुक हियर कि रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? टोटल, देखो वर्ड जो है, वर्ड से समझो, टोटल, इंटरनल को अभी भूल जाओ, टोटल रिफ्लेक्शन, यहाँ फोकस करो, टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल मीन्स 100%, है ना? टोटल का मतलब क्या हुआ, पूरा, कंप्लीटली, यही मतलब हुआ ना? तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे टोटल रिफ्लेक्शन, है ना? यानी कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
है ना। अब ये कब होता है, कैसे होता है, यही हमें समझना है। अभी फिलहाल आइए 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो जो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन वाली चीज ना होकर के सिर्फ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो, तो उस केस में आपको क्या होगा, उस केस में आप कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कब होता है, इसके लिए कंडीशन होता है, देयर आर 2 कंडीशन। ध्यान से सुनना, 2 कंडीशन है। पहले हम कंडीशन लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तब पता चलेगा आपको कि आखिर एक्सप्लेन किस बात को किया जा रहा है ना। तो आओ सबसे पहले ये जान लो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है। व्हेन द इंसिडेंट लाइट रेज आर totally reflected at the boundary, बाउंड्री को इंटरफेस भी कहते हैं। इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जहां पे मीट कर रहा है, कौन मीट कर रहा है, 2 मीडियम एट द बाउंड्री और इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम। ध्यान से सुनना, when the incident light rays are totally reflected at the boundary or the interface of 2 medium, then it is called total internal reflection। देखो ये तो डेफिनेशन हो गया, है ना, मतलब भी समझाएंगे अभी। लेकिन डेफिनेशन भी अगर आप लिखते हैं, जैसे बोर्ड में आप लोग लिखेंगे 12th वाले बच्चे, है ना, तो जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ देंगे, कंडीशन भी साथ में लिखेंगे, समझे। वो जो 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन तो छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम देखो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, आधा नंबर का क्वेश्चन हो, अगर डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम जरूर बनाना बोर्ड में, कंपलसरी है। सभी बच्चों सुनो, 11th वाले बच्चे भी सुनिए कि अगर डायग्राम कहीं पे भी बन सकता है, कहीं पे भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो बोर्ड के एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में कंपलसरी समझो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अगर 100% मार्क्स चाहते हैं तो, है ना। जिस तरह से मैं बता रहा हूं ऐसे लिखोगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 नंबर काट लेगा बोर्ड, समझे। 100% मार्क्स ला सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, अगर जो तरीका बताया जा रहा है उससे लिखोगे तो तभी आता है, लाते हैं बच्चे 100%, है ना। ओके, क्योंकि देखो आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपकी कॉपी चेक करने वाले स्कूल टीचर्स जो होते हैं उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, है ना। ओके, तो जब आप बढ़िया से लिखेंगे ना तो वो लोग देख के एकदम खुश हो जाते हो, माय गॉड कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। मैं भी खुश होता हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, तो अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत एक्सेप्शनल रहेगा, यानी कि देखकर ही कॉपी कॉपी देखते ही, पढ़ना ना पड़े, बिना पढ़े पता चल जाए कि नहीं इसका तो आंसर सही ही होना है। अगर आपने कंपेल कर दिया कॉपी चेक करने वाले को कि तुम मेरी कॉपी पढ़ो नहीं, 2 तरीके से कंपेल करते हैं। तो इतना घटिया लिखते हैं कि उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन इतना अच्छा लिखते हैं कि उसको देख के खुश हो जाता है, आंख बंद हो जाता है, तो वो नंबर दे देता है। और पहले वाले केस में क्या करेगा, फेल कर देगा, है ना। तो इतना अच्छा लिखो, इतना अच्छा लिखो, इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जरूरी नहीं है, डायग्राम्स होना जरूरी है, मैथमेटिकल इक्वेशंस होना जरूरी है ना। जो भी चीज है उस तरह से अगर आप लिखेंगे, स्नेल्स लॉ है, आपने कहानी लिख दिया पूरा 4 लाइन, लेकिन आपने ये लिखा ही नहीं sin I by sin r equal to n2 by n1 where n1 and n2 are the refractive index of the incident medium and the refracted medium, ये बात लिखा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, दे तो देगा लेकिन उसको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये बात लिख देंगे तो उसको इतना मजा आएगा कि वो अगले क्वेश्चन को पढ़ना भूल जाएगा, बस कटाकट नंबर देता चला जाएगा। तो बोर्ड का यही तरीका होता है ना। ओके, इस तरह से प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो एक तो हो गया व्हेन द इंसिडेंट लाइट रेज आर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री और द इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम, देन इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए कंडीशन क्या है ये भी लिख लो, है ना। 1 नंबर का भी क्वेश्चन हो तब भी ये जरूर लिखना, मैं ये कहूंगा, है ना। ये भी लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये लिखोगे तो मजा आ जाएगा। कंडीशन
for total internal reflection। देखो, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहला कंडीशन, द लाइट रे should travel from rarer medium towards the denser medium, है ना? ओके, लाइट रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है, मतलब इंसिडेंट लाइट किसमें है? रेयरर में है, और रिफ्लेक्टेड लाइट किसमें होगा? डेंसर में होना चाहिए। ऐसा कंडीशन है, तभी टीआईआर होने की संभावना हो सकती है ना? यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगा तो टीआईआर नहीं हो पाएगा, है ना? समझे बेटा? अगर आपका इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम में है और रिफ्लेक्टेड लाइट, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? नहीं, रेयर नहीं, उल्टा लिख दिया। हाँ, उल्टा है सर, डेंसर, हाँ उल्टा लिख दिया है, सॉरी, डेंसर से रेयर है ना? हाँ, डी एन, हाँ सही कर लेंगे, कोई नहीं। ओके, डेंसर टू द रेयरर मीडियम, उल्टा लिख दिया भाई, मैं जब सोचने लगा तब दिख गया। चलो, डेंसर टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम। हाँ, चलो, तो अगर इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाएगा, करेक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना? सोचना है। ओके, याद ना भी रहे तो सोच सकते हैं, जब आपको मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर की ओर जाना चाहिए, है ना? ओके, रेयर से डेंसर में जाएगा तो टीआईआर नहीं होगा। दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन, सिर्फ इससे ही नहीं होगा टीआईआर, दूसरा कंडीशन अब सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना? दूसरा कंडीशन क्या है? कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than or equal to the critical angle of incidence। अब ये होता क्या है, अभी जानोगे। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence must be greater than or equal to the critical angle of incidence। critical angle of incidence थीटा सी मान लो, थीटा सी, है ना? सी फॉर क्रिटिकल, तो सब्सक्रिप्ट लगा दिया सी, थीटा सी, so must be greater than critical angle of incidence। चलो ठीक है, इसको आप नोट करो, इसको नोट करो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन वी विल सी द क्वेश्चन। करो बेटा। सर 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 आयुष भैया को ज्वाइन कर लीजिए। आपको
हाँ लिख लिया बेटा? 28 से आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ कर लेता हूँ। एक सेकेंड। पीयूष कहाँ चला गया? हो गया बच्चों? सर हाँ बोलिए बेटा। सर अगर हम किसी भी मीडियम के पीछे से लाइट को ब्लॉक कर दें तब तो रिफ्लेक्शन अपने आप ही रुक जाएगा। बेटा तो वो तो अलग चीज हुआ ना, वो तो ओपेक बना दिया ना। हम वहां की पीआईआर की बात हम तब करते हैं जहां पे बाउंड्री ऑफ टू मीडियम हो और हम वहां पर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों होने की संभावना है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट ओपेक सरफेस बना दे जहां से लाइट पास ही नहीं कर सकता, तो रिफ्लेक्शन होने की तो बात ही नहीं है। तो वहां पे टीआईआर नहीं कहते, वहां तो कंपलसरी रिफ्लेक्शन है ना बेटा, है ना। ओके सर। वहां तो होता ही है, वहां तो पूरा रिफ्लेक्शन ही होगा, बट दैट वोंट बी कंसिडर टीआईआर। ओके चलो, बिल्कुल रुक जाएगा आप जो कह रहे हैं, नो डाउट। और हमारा काम यहाँ पे रिफ्लेक्शन को रोकना नहीं है, हमारा काम है कि जहां रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों हो सकता है वहां सिर्फ रिफ्लेक्शन कब होगा उस कंडीशन को जानना है। क्या नाम है? देखो बेटा, आइए आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए इसको। तो हमने जाना इंसिडेंट लाइट किसमें होना चाहिए, डेंसर, फ्रॉम डेंसर टू वर्ड्स द रेयरर मीडियम। तो डेंसर से रेयरर की ओर लाइट जा रहा होगा तो टीआईआर होने की संभावना है। अब उसमें कब होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये बात हम लोग जानेंगे। देखो बेटे, जैसे कि मान लो ये मीडियम का बाउंड्री हो गया, बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। देखो, अगर आप 0 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे, मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, या कोई ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट आपको देखना है, तो यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ से अगर ऐसे जाएगा सीधा सीधा तो लाइट ऐसे निकल जाएगा मीडियम में, है ना, रिफ्रैक्शन होगा। अब अगर यू जाएगा किसी एंगल पे, देखिए, तो ये डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम, डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयरर, ध्यान रखना, है ना। तो क्या होगा, आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, आप पूरा लिखना डेंसर रेयरर, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं। तो ये ऐसे भागेगा,
यूं भागेगा, देखो बेटे, लाइक दिस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना, डेंसर से रेयर जा रहा है ना। और कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे and this one is the reflected ray, the black one, this one is the reflected ray। अब दूसरा देखिए, अगर मैं थोड़ा और एंगल बढ़ा दूं तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आई से तो आर बड़ा होगा ना, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो आपका आर विल बी ग्रेटर देन आई ऑलवेज, है ना बेटा। आई विल बी ग्रेटर देन आर विल बी ग्रेटर देन आई इस केस में। कब? जब डेंसर से रेयरर की ओर लाइट जा रहा है। तो यहां पर अब जरा सोचो कि धीरे धीरे जब एंगल बढ़ाते जाएंगे और बढ़ जाएगा, ये ऐसे और बढ़ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस सर। है ना। तो ये आपका I1 है तो ये R1 हो गया, ये I2 है तो ये R2 हो गया। और इसी एंगल तरह से अगर मैं एंगल बढ़ बढ़ाता जाऊं, हाँ ऐसा है, मैक्सिमम R कितना बढ़ सकता है बताओ, R मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है? 90 हो सकता 90 डिग्री। 90 तक जा सकता है, मतलब ग्रेज कर सकता है सरफेस को। ग्रेज मतलब क्या? एकदम छूटा हुआ जा सकता है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाए, सरफेस के पैरेलल हो जाए, तो 90 तक बढ़ सकता है। तो अगर हम आई बढ़ाते जाएंगे तो आई से तो आर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर पहले ही 90 डिग्री पहुंच जाएगा आई 90 डिग्री पहुंचने से पहले। लेकिन हम उससे और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आई इक्वल टू 60 डिग्री, अगर आई इक्वल टू 60 डिग्री पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि 60 डिग्री होता है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगह होता भी है। तो अगर आपका I इक्वल टू 60 पे R इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो उसके बाद अगर मैं और एंगल बढ़ा दूं 60.1 कर दूं, तो क्या होगा? क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ पाएगा? नहीं, फिर रिफ्लेक्शन ही हो सकता है सिर्फ। तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा, मतलब क्या होगा? सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि सारा का सारा लाइट इसी मीडियम में लौट जाएगा रिफ्लेक्शन होकर के। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल वर्ड क्यों हुआ? क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही सारा रिफ्लेक्ट हो गया। वैसे भी रिफ्लेक्ट तो इंटरनल ही होता है, रिफ्लेक्ट दूसरे मीडियम में जाके तो नहीं होता है। तो वर्ड इंटरनल मैंने इसीलिए कहा कि इंटरनल वर्ड को भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो, टोटल रिफ्लेक्शन। तो इंटरनल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे लाइट आपको मीडियम को क्रॉस करके नहीं जा पा रहा है, उसी मीडियम में वापस आ जा रहा है। तो वर्ड यूज किया, जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया उसने नाम दे दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब से चलता आ रहा है। हम कहें टोटल रिफ्लेक्शन तो भी बात सही है ना, टोटल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो इंटरनल डू नॉट हैव सो मच सिग्निफिकेंस, इट्स ओनली सिग्निफिकेंस इज कि वापस से उसी मीडियम में लौट गया, दूसरे मीडियम में नहीं गया थोड़ा भी लाइट। So that phenomena is called total internal reflection। तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा इसी तरह से। तो अब मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर, अब जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया दैट इज आईसी। आईसी थीटा सी की जगह आईसी भी लिख सकते हो, आईसी लिख दो, आईसी। सो दैट इज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस जगह पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट 90, पक्का 90 डिग्री चला जाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री, है ना। एक सेकंड, इसको ऐसे बना दो। तो ये हो गया R3, ये I3 मान लो, तो R3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो R3 को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान से देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जहां पर हम 90 डिग्री कर देंगे, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 90 डिग्री लेकर के जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वो क्या होगा? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो दिस इज योर क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन का परसेंटेज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और इससे एंगल बढ़ाएंगे तब तो बिल्कुल ही जीरो। यहां से ऐसे बना दो, यहां से ऐसे बना दो,
तो सिर्फ अब रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ TIR हो रहा है, अब देखो TIR। अब इसके ऊपर अगर एंगल जहां भी होगा तो सिर्फ TIR होगा, है ना। सिर्फ थीटा सी पे नहीं, थीटा सी या उसके बियॉन्ड, उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी लेंगे तो TIR होगा, प्रोवाइडेड लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम। दोनों बातें समझ में आ गई? देख लो बच्चों, अच्छे से देख लो, है ना, और इसको नोट कर लो। और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन भी लिख लो। हाँ बोलो बेटा। तो वो वाला एक सेकंड, आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पाया। सर I3 वाला फिर से और समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देंगे, है ना, पहले नोट कर लो, समझा देंगे, है ना। आज की क्लास ही इसी पे चलेगी। चलो नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर लोगे ना तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा और फिर समझा देंगे। डायग्राम वगैरह भी सही से बेटा नोट कर लो अच्छे से। है ना, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसके बारे में लिखो। चलो इसको पहले नोट करो आप लोग। The angle of incidence beyond which the total internal reflection occurs when light travels from denser towards the rarer medium is called, क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए बेटा इसको करिए तो जल्दी से। The angle of incidence beyond which the total internal reflection occurs when light travels from denser towards the rarer medium is called critical angle of incidence. Come on, do this.
हो गया बेटा? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो ठीक है, फिर मैं समझाता हूं, आप ध्यान दो। देखो बेटे, इन दो पॉइंट पे पहले ध्यान दीजिए, फोकस करिए। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें क्या कह रहा है? पहला कंडीशन है लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, है ना? डेंसर टू रेयरर। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पहुंच पाएगा, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना? वो चीज है। मान लो अगर मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दूं, उल्टा कर दूं लाइट को, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 भी हो जाएगा, तब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से कम 90 होगा। कम रहेगा। हाँ, वो चीज है। तो वहां पर टीआईआर होने की संभावना ही नहीं हो पाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इसको मैं पॉइंट तो आपने लिख ही लिया है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, देखो बेटे, जैसे ये बाउंड्री आपने मान लिया, मान लो ये जो है रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। अगर रेयर से डेंसर आ रहा है तो मैं ये चलो नॉर्मल बना देता हूँ, और मैं लाइट का चेंज करता हूँ, है ना? लाइट मान लो बिल्कुल लाइट, इंसिडेंट लाइट ये रहा, इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रहा है ना? बिल्कुल इस तरीके से। तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी इधर जाएगा, इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा? यू जाएगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। इंसिडेंट लाइट यू जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ गया। अब मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना कर सकते हैं? 90 तक पहुंचा दिए मान लो, है ना? ऐसे कर दिए, अभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ा। लेकिन ये टीआई, ये जो है, इससे ज्यादा थोड़ी ये बढ़ पाएगा, क्योंकि अब आप इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बढ़ा सकते, तो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, टीआईआर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही यहाँ देखो, इस केस में अगर यहाँ पर डेंसर से रेयर जा रहा है लाइट, और आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, so as you go on increasing the angle of incidence, तो उस केस में एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे। और आपको ये बात सबसे पहले बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्लियर है? बोलो, किसी को भी कोई इसमें शक तो बताइए। जब आपका डेंसर से रेयर में जा रहा है ना? फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ऐसे भी जानते हैं, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जब बेंड होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, होगा ना? बोलो, यस सर। होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल है, पहले ऐसे है और अब ऐसे चला गया, तो बताओ कौन सा एंगल ज्यादा होगा? ये वाला एंगल ज्यादा होगा, है ना? आर विल बी ग्रेटर देन आई हो जाएगा, वो चीज है। तो आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घटेगा या बढ़ेगा? वो भी बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ करके मैक्सिमम कितना जा सकता है? 90 डिग्री, 90 तक चला गया। अब उसके बाद मान लो अगर इस पार्टिकुलर एंगल पे आईसी, आईसी इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल कौन सा हुआ? जब आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स रेयर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो 90 जाता डिग्री। है ना?
हाँ तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पे नोट करा दूंगा, है ना। तो एट क्रिटिकल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, उसको एज ए डेफिनेशन ही लिख लेंगे, है ना। तो अब 90 पहुंच गया। अब बताओ, अब ये जो है बिल्कुल ग्रेज करता हुआ जा रहा है। ग्रेज मतलब क्या होता है, एकदम टच करता हुआ जा रहा है सरफेस को, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम को। अब अगर मैं यहाँ से और एंगल बढ़ा दूं, एंगल और बढ़ा दूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। तो क्या 90 से ज्यादा हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? 90 से ज्यादा होगा तो वापस इसी मीडियम में आ जाएगा ना लाइट, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, सिर्फ मतलब ओनली रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन, सिर्फ टोटली रिफ्लेक्ट ही करेगा लाइट, रिफ्लेक्शन ही होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। सो यानी कि जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आईसी के बराबर हो जाएगा, अब आईसी क्या है, तो आईसी स्नेल्स लॉ से निकलेगा, है ना बेटा। तो उस समय आपका PIR हो जाएगा। और अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इससे भी ज्यादा हो जाए, तो 90 से ज्यादा तो नहीं हो सकता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, इसके बाद सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, समझे। तो चूंकि रिफ्लेक्शन ही होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, PIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर बेटा? बोलिए, सर आपकी स्क्रीन समझाइए में बात। हल्की सी ब्लर आ रही है। अब वो तो देखो ऑनलाइन में कभी कभी दिक्कत होगा, क्या सभी की ब्लर आ रही है, एक बार मुझे ये बता दो। नो सर। नो सर ठीक है। हाँ तो फिर सुजल आप रिकनेक्ट कर लो, है ना। अगर यहाँ से इशू रहेगा तो फिर सबका ब्लर आएगा। हाँ, आप रिकनेक्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। चलो बेटा कर लो रिकनेक्ट। अब देखो PIR का कंडीशन कैसे निकलेगा, हाउ कैन वी फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस is the angle, is the incident angle for which the angle of refraction becomes क्या 90 डिग्री, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। यानी कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी होगा, आईसी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा चलो अब हम लोग मीडियम ले ले। मान लो इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। ओके, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंस साइन I बाई साइन R इक्वल टू N2 बाई N1, साइन I बाई साइन R इक्वल टू N2 बाई N1, है ना, ये हो जाता है। ओके, सो दिस इंप्लाइज साइन आई की जगह पे आईसी रख देंगे, तो साइन आईसी डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री, क्योंकि जब एंगल आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू N2 बाई N1, है ना, N2 बाई N1। तो यहां से आपको N2 बाई N1 हो गया। तो यहाँ से आपका साइन 90 तो 1 होता है, यहाँ से हो गया साइन आईसी, हाँ साइन 91 होता है, तो साइन आईसी इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आईसी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी साइन इनवर्स N2 डिवाइडेड बाई N1, N2 डिवाइडेड बाई N1, है ना। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बेटे, यहाँ पर कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ आपको
स्नेल्स लॉ लगाना है, स्नेल्स लॉ लगा करके आ जाएगा, ये कंडीशंस ध्यान रखने हैं। तो ये हो गया। अच्छा, N2/N1 को क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, IC, वो मैं समझाऊंगा अभी, है ना। कई बार क्वेश्चन में उस तरह से रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए। साइन इनवर्स N21। N21 का मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और वो क्या हो जाएगा? N2/N1, है ना। इसी को लिखे, N2/N1 को लिख दिए N21। पढ़ते क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 डिवाइड करके आता यस सर। है ना। चलो, तो उसको मैं लिख दूंगा, पहले आप यहाँ तक करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इन सभी बातों को, एंड देन वी विल मूव टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। एक चलिए मिनट। करिए बेटा इसको। हाँ हाँ श्योर, यू डू इट। एक सेकंड, चलो कर लो बेटा। कौन बच्चा रह गया है? एक सेकंड रुकिएगा जरा, लेट मी चेक। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। हो, करो बेटे, नोट कर लो आप लोग। Note it down, then I will give you a question. सर सर हाँ बोलो बेटा। अब ये सिंपल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। जब रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रे किसको फॉलो कर रहा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, है ना। जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो या ना हो, रिफ्लेक्शन तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही ना फॉलो करेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, रिफ्रैक्शन भी हो रहा था। रिफ्रैक्शन वाला ये किसको फॉलो कर रहा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। और ये वाला लाइट रे किसको फॉलो कर रहा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, है ना बेटा। वो चीज है, बिल्कुल। हो गया बेटे। यस। चलो
Yes, I sir. am giving you one question I am giving you people. Just wait. पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन कराएंगे. रुको. ये वाला टर्म तो समझ गया ना, रिलेटिव वाला. एक बार इसको लिख लो. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए लो. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये चीज है. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम देखें यहां पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम the ratio of refractive index of one medium to the refractive index of other medium is called relative refractive index. The refractive index of one medium to the refractive index of other medium is called relative refractive index, है ना, of medium one with respect to मीडियम टू. अब वो 1 और 2 है, 2 और 1 है, वो तो जो रेशियो यहाँ पे क्या है, यहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना. यहाँ हमने डिफाइन किया 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. तो दोनों तरीके से देख सकते हैं. आप क्या कहोगे, n1 by n2, n1 by n2, इसको क्या लिखेंगे, n12. तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. सो दिस इज ri मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 1 with respect to medium 2. अब देखो सेकंड में n2 by n1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, n21. so this is of medium 2 with respect to medium 1. तो therefore आप क्या लिख सकते हैं, n21 will be 1 divided by n12. n21 जो होगा that will be the reciprocal of n12 and vice versa, है ना. तो ये चीज आप समझते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. चलो अब इसको एज ए फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो कॉन्सेप्ट, है ना, कि क्या है. वैसे अगर आप याद करना चाहो तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. क्योंकि खुद सोचो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, किसी भी साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है, तो रेयर बाय डेंसर आएगा ना. हाँ याद रखना. ओके, तो क्रिटिकल एंगल में रेयर बाय डेंसर आएगा. तो अगर उस तरह से आप याद रखना चाहो तो रख लो, बाकी फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है, है ना. तो आईसी या साइन आईसी जो भी कह लो, आईसी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम
डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। कर लो इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। कम ऑन डू दिस, करो बेटा एक बार इसको, फिर क्वेश्चन देते हैं। मान लो रेयर मीडियम अगर वाटर है तो वाटर तो 1 हो जाएगा, तो 1/n या 1/μ ऐसे हो जाता है इसको। ये डेफिनेशन आपका किसका है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ध्यान रखो। If n2 equal to 1, air or vacuum, n1 equal to mu, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अगर ऐसे रहता है देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। है ना, रटने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज याद रखो, काम खत्म। वो भी ना याद रहे तो स्नेल्स लॉ तो पता ही है, बस कंडीशन याद रखना है कि टीआईआर कब हो सकता है, कब हो सकता है, होता नहीं, हमेशा नहीं होगा। टीआईआर कब हो सकता है, तो दो कंडीशन, या कब होता है कहोगे, दोनों कंडीशन होना चाहिए। दोनों कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, हाँ, डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जा रहा है लाइट, है ना, इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम में है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो टीआईआर होगा। पहले कंडीशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? वो कब सकता है? जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो रिफ्लेक्शन भी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये बातें आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलो, अब इस पे हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। टीआईआर कंप्लीटेड, नाउ वी विल डू क्वेश्चन। इसको कर लो तो फिर करते हैं। इसको चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख लो इसको नोट में, है ना, नोट में लिखना चाहो तो लिख लो। डेंसर मीडियम हो गया आपका म्यू, और एयर मीडियम अगर एयर ले लेंगे तो हो गया। हो गया बेटा। शुड आई रब इट? चलिए मैं रब कर रहा हूं बच्चों इसको, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम नाउ।
ये लिख चुके हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा for which total internal reflection will occur at the surface AC. So I am giving you the question diagram. ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म है, ये है ना। राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है, ये ऐसे है, समझा ना। बिल्कुल। तो एक इंसिडेंट लाइट गया मेरा बेटा। कैसे गया इंसिडेंट लाइट? ऐसे गया। तो ये बिल्कुल 0 डिग्री पे इंसिडेंस कर रहा है। तो यहां से तो अंदर चला जाएगा, और यहां से अंदर चला जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि TIR होना चाहिए। ये हो गया ABC। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। दिस इज एयर, एयर दोनों साइड एयर में रखा हुआ है। वो लिखेगा नहीं आपको एग्जाम में एयर, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं दिया है तो एयर या वैक्यूम लेंगे, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 डिवाइडेड बाय √3। करो, आपको थीटा एंगल कौन सा है? दिस इज द एंगल थीटा। ये निकालना है कि ये थीटा एंगल क्या होगा जिसके लिए TIR हो जाए। व्हाट शुड बी दिस एंगल थीटा फॉर विच TIR विल अकर एट दिस सरफेस AC। ठीक है बच्चों, करो इसको, कम ऑन। जय श्री राम। करो बेटा। सर ज्योमेट्री 60 देखो काम आता है हर जगह। सर 60 60 डिग्री हो। डिग्री बिल्कुल। 60 डिग्री हो हाँ बेटा बिल्कुल सही है तो रूट है थ्री ना। बाई टू हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा। तो उससे आपको थीटा निकालना है। क्रिटिकल एंगल तो 60 डिग्री है, क्या थीटा भी उसी के बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल तो 60 डिग्री है, क्या थीटा भी उसी के बराबर होगा? है ना। तो मैं इसको दे दूं θ1 और इसको दे दूं θ2, क्या तो तुम दोनों को 60 कह दोगे? सर एक 60, थीटा 1 60 हो जाएगा तो थीटा 2 30 हो जाएगा। हाँ, तो कौन 60 होगा? ये थीटा चीज देख लिया ज्योमेट्री से ना। हाँ, θ1 होगा, बिल्कुल सही। सर। तो देखो, वही चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ नॉर्मल बनाओ, क्योंकि नॉर्मल बनाओगे तब एंगल देखोगे बेटा। तो ये नॉर्मल बन गया, है ना। नॉर्मल बन गया। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। R विल बी ऑन 90 डिग्री इफ दिस एंगल इज जस्ट क्रिटिकल एंगल। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा कह रहा है ना। तो वो चीज है, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा अगर इसके लिए देखें तो, है ना। तो वो चीज है। तो ये चीज देखो, तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, है ना। और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये टोटल 90 है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। थीटा हो जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वही थीटा होगा, समझा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे थीटा होगा। यानी कि अगर क्रिटिकल एंगल है तो थीटा शुड बी क्रिटिकल एंगल एटलीस्ट इक्वल टू क्रिटिकल एंगल
4 TIR. सो आप ऐसे पहले ज्योमेट्री देखेंगे कि थीटा विल बी इक्वल टू आई. तो सिंस 4 TIR है ना, ये आपका इंसिडेंस हो गया, तो ये हो गया N1 और ये हो गया N2. N2 इक्वल टू 1 हो जाएगा. हम देखो फॉर्मूले नहीं रट रहे हैं, सीधी सी बात. आप चाहे तो कर भी सकते हैं रेयर बाय डेंसर, रेयर बाय डेंसर ऐसे भी कर सकते हैं, याद है तो, है ना. तो साइन आई, आई को IC कर दो बाई साइन 90 डिग्री, क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्रैक्शन वाला क्या हो जाएगा 90. एट क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन एंगल इज हाँ 90. सर 90 डिग्री that है. will be N2. हाँ, sin I by sin R equal to N2 by N1. So N2 by N1, so that is 1 divided by mu, है ना. N2 is 1 and N1 equal to mu. तो ये हो जाएगा. तो यहाँ से अब आपका आ गया बेटा, यहाँ से आपका आ गया कि this implies sin IC will be equal to √3 by 2. So IC will be equal to 60 degree. आई बाय हाँ, तो मिनिमम वैल्यू, हाँ, अब 60 डिग्री से ज्यादा होगा तो TIR हो जाएगा. तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर, है ना, आई की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और आई क्रिटिकल इक्वल टू वैल्यू भी वही हो. है. हाँ, क्रिटिकल आई की मिनिमम वैल्यू जो होगी वही क्रिटिकल होगा, दैट इज थीटा की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, एंड दैट विल बी IC, दैट विल बी 60 डिग्री, है ना. तो अगर ये 60 डिग्री होगा तभी क्रिटिकल यहाँ पे TIR होने की संभावना है. चलो समझ गया. मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखो. बेटा ये मुझे हाँ, करो करो, आराम से ध्यान से समझते हुए करो बेटा. डायरेक्ट भी साइन इनवर्स 1 बाई म्यू कर सकते हो, है ना. 1 बाई म्यू कब होगा, जब एक एयर है. रेयर मीडियम कौन है, एयर है या वैक्यूम है, तब होगा. अब नहीं है तो अब डायरेक्ट, कई बार होता है बच्चे साइन इनवर्स 1 बाई म्यू याद कर लेते हैं, है ना. तो वो नहीं करना है, ठीक है. स्नेल्स लॉ से करिए, कभी गलत नहीं होगा. हो गया. Yes. Okay, I'm giving you the next question now. Where I have kept the book. एक सेकेंड बेटा. या चलो
एक और क्वेश्चन करो। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। Yeah, now take this question. A small bulb is placed at the bottom of a tank. Bottom of a tank containing water to a depth of containing water to a depth of 80 centimeter. 80 centimeter. What is the area of the surface? दिमाग लगाओ बन जाएगा. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out. Can emerge out. Refractive index of water is given. आपको क्या है? Refractive index of water is 1.33. 1.33 को आप nearly 4/3 भी करके चल सकते हैं ना. ओके 1.33 है तो 3 क्या होता है 4/3 आता है ना, तो वो ले सकते हो. चलो अब आप अपनी इच्छा से 4/3 ले लेना है ना, ध्यान रखना. कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा. करो बेटा, है ना. क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द बल्ब टू बी अ पॉइंट सोर्स. तो ऑब्वियस सी बात है कंसीडर द बल्ब बहुत बड़ा तो नहीं मानेंगे, पॉइंट की तरह मानेंगे, पॉइंट सोर्स. तो लाइट जो भी जा रहा हो पॉइंट सोर्स से निकल के. अब पॉइंट सोर्स से लाइट किधर जाता है, मैंने बताया था ना, ऑल डायरेक्शन में जाता है ना, तो सब तरफ जाएगा.
हर डायरेक्शन में लाइट जाएगा, इधर 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 नीचे। सर इसका नीचे कोई तो डायग्राम जमीन है नहीं तो है। नीचे नहीं जा पाएगा। डायग्राम आप खुद सोचना है क्यूबिकल ना टैंक बेटा? है ना? इसमें जो क्यूबिकल इंफॉर्मेशन टैंक है या क्यूबॉइड है? तुम वो सब छोड़ो, टैंक का चौड़ाई बहुत बड़ा है, मान लो इन्फिनिटी तक फैला है, समझा? ओके सर। है ना, टैंक बहुत बड़ा है, टैंक का साइज से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, टैंक सफिशिएंटली लार्ज है ना? ओके, सोचो, दिमाग लगाओ क्यूबॉइडल इस टैंक, चीज की यहाँ पे। क्यूबॉइडल टैंक है। बेटा तुम कैसा भी लो, टेढ़ा कुबरा लो, टैंक का चलो सरफेस ऐसे मान लो पॉन्ड है, ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है, टैंक ऊपर से देखने में ऐसा है ठीक है, बहुत बड़ा है। तुम्हें टैंक का जो सरफेस एरिया है वो कम ना पड़ेगा, टैंक का जो ऊपर का पानी का जो सरफेस एरिया है वो कम नहीं पड़ेगा, काफी है, जितनी जरूरत होगी उतना है, समझे? बोलो, ओके। समझा? यस सर। बताओ बेटा। हाँ, तो टैंक का हाइट जो दिया है, डेप्थ जो दिया है वो 80 सेंटीमीटर है, मतलब 0.8 मीटर, 80 सेंटीमीटर। और जो लेंथ विड्थ है वो बहुत बड़ा है ना? तो क्वेश्चन में लिखेगा भी नहीं, वो अंडरस्टूड है, लेंथ विड्थ के बारे में बात नहीं किया, तो लेंथ विड्थ हमें क्या लेना है, सफिशिएंटली लार्ज लेना है, ये नहीं सोचने लगना है ना शेप के बारे में, है ना? देखो क्वेश्चंस में हम क्वेश्चंस को नहीं सोचते, जो दिया है उसी से इंफॉर्मेशन डिड्यूस करना है, समझा बेटा? टैंक की लंबाई चौड़ाई मान लीजिए इन्फिनिटी है ना? अब इन्फिनिटी ही मान लेंगे तो क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है ना, वो चीज है, जितनी जरूरत पड़ेगी उससे ज्यादा है। अब करिए। सोचो क्या होगा, कैसे होगा। हो गया बेटा? आंसर क्या है इसका? अंश क्या है, रुक जाओ मैं बताता हूँ।
2.6 आ रहा है। और वो मुझे चेक करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। टू 2.6 मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। 2.6 मीटर स्क्वायर आ रहा है। हाँ, देखो मैं समझाता हूं, है ना। इसे मान लो ये बल्ब है, और ये रहा ये विड्थ, सामने से ऊपर से देख रहे हो मान लो, है ना, आप ऊपर से देख रहे हो, ये बल्ब रहा, और ये रहा इसका चौड़ाई 80 सेंटीमीटर जो इसकी हाइट रही टैंक की, है ना, हाइट रही। तो बल्ब जो है ऐसे जो रे जाएगा वो 0 डिग्री पे जाएगा, तो जो क्रिटिकल एंगल पे जाएगा वो ऐसे टेढ़ा जाएगा, है ना, लाइक दिस 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 दिस। तो ओवरऑल क्या बनेगा, एक सर्कल जैसा बनेगा, जिस पोर्शन से लाइट निकलेगा, ऐसे सोचो, है ना। 3D फिगर है, आपको दिमाग में सोचना होगा, है ना, वो चीज है, 3D फिगर है। मैं उसको ऐसे दिखा भी सकता हूँ, पर वही है कि आपको जब भी मैं दिखाऊंगा अभी तो क्लास में दिखेगा, पर ऐसे 2D दिखेगा। मान लो ये टैंक का सरफेस है ना, मुझे पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है, पर चलो कोशिश करते हैं। और ये नीचे में इससे 80 सेंटीमीटर नीचे बल्ब रखा हुआ है, यहाँ पे बल्ब है, मान लो ये बल्ब रहा, तो एक लाइट रे बिल्कुल यूं जाएगा, तो यूं जाएगा तो वो सीधा निकल जाएगा, है ना। और मान लो ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ से जितने एंगल है इतने ही एंगल बनाते हुए हर जगह क्रिटिकल एंगल बनेगा। तो हर जगह जब क्रिटिकल एंगल बनेगा, लेट मी हाउ कैन आई ड्रॉ इट, एक्चुअली ये तो लूज है ना, चलो कोशिश करता हूँ फिर भी बनाने का। तो ऐसे करके अगर मैं चारों तरफ से देखूंगा, चारों तरफ से देखूंगा, हर जगह क्रिटिकल एंगल देखूंगा, तो शेप कैसा बनेगा, ये सर्कल की दिशा बनेगा ना, बताओ। यस। मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट पे तो 0 डिग्री, और हर जगह इक्वल डिस्टेंस पे आपका एक कोन की तरह कोन बनेगा ना, समझो कोन बनेगा तभी तो बराबर आएगा। तो ये सरफेस है, ये रहा सरफेस, वही सरफेस जो मैंने दिखाया है। और यहां पर रहा आपका ये लाइट, लाइट का सोर्स रहा, यहां से जो लाइट ऐसी जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, चमकेगा ना, पानी चमकेगा। और ऊपर से आप यहां से देखेंगे तो लाइट सोर्स आपको दिखेगा, क्योंकि यहां से लाइट बाहर निकला। आप कहां से नहीं देख पाएंगे, जहां से लाइट बाहर नहीं निकलेगा। जब तक मान लो टैंक टैंक के अंदर जो बल्ब है, बल्ब से जो लाइट आ रही है वो आपके आंखों तक कब नहीं पहुंचेगी, जब वो बाहर नहीं निकलेगी। तो जहां से लाइट बाहर नहीं निकलेगा वहां के बाद आपको क्रिटिकल लाइट नहीं दिखेगा। हाँ, तो क्रिटिकल हाँ एंगल क्रिटिकल जब एंगल, सीधा रहेगा। बिल्कुल। तो मान लो कि ऐसे, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एंगल बढ़ाते बढ़ाते ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया बेटा, यस सर। ये आईसी आ गया। तो इधर भी उतनी दूर पे आईसी आएगा, आएगा, ये भी आईसी आएगा। तो अगर यस। आप देखेंगे पूरे सरफेस में देखो, इस तरह से पूरा, अगर आप ऊपर का पूरा सरफेस ऐसे देखो, तो जब सरफेस देखोगे तो जैसे इधर आईसी ऐसे, तो उसी तरह से इधर भी आईसी आएगा, इधर भी आईसी आएगा। तो ये कैसा बनेगा, एक कोन के जैसा रीजन बन जाएगा, ऐसे कोनिकल। तो ये जो पोर्शन है सरफेस का, वाटर के सरफेस का ये वाला जो पोर्शन है, इस सरफेस से आपको लाइट बाहर आता हुआ दिखेगा। तो यही एरिया आपको निकालना है, यानी कि जो कोनिकल रीजन बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो लाइट जाएगा वो टीआईआर हो जाएगा, यहाँ के बाद लाइट टीआईआर हो सब जाएगा। रिफ्लेक्शन ही होगा, टोटल रिफ्लेक्शन हाँ होगा। रिफ्लेक्शन होगा, तो बिल्कुल लाइट बाहर नहीं आएगा, और लाइट बाहर ही नहीं आएगा तो बल्ब आपको नहीं दिख पाएगा। तो हमें तो उसका हाफ हाँ ये जो हाफ हाफ मतलब यहां तक ले लेते हैं सीधे, तो ये पोर्शन हाँ रेडियस हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये रेडियस हो गया, और ये हाइट जो है वो 80 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है ना, 0.8। बिल्कुल। 0.8। अब आपको ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल आईसी निकल जाएगा, तो ये भी बराबर होगा, ये भी आईसी के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। तो आपको पता है कि आईसी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय म्यू, एंड यस। म्यू इक्वल टू 4/3, 4/3। यस So सर। this is equal to sin inverse 3/4, 1 by म्यू करेंगे, यानी कि sin IC इक्वल टू 3/4। sin IC क्या आ गया बेटा, 3/4 आ गया।
तो साइन आईसी 3/4 आ गया, तो टेन आईसी क्या आ जाएगा, कॉस आईसी निकाल लो, है ना, वैसे डायरेक्ट भी 10 निकाल सकते हैं आप, तो कॉस आईसी हो जाएगा आपका, या चलो सीधे 10 ही निकाल लेते हैं ना, 10 आईसी, 10 क्या होता है, 10 होता है साइन बाई कॉस, तो साइन हो गया साइन आईसी बाई कॉस आईसी, तो साइन आईसी हो गया 3/4 और कॉस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो 1 माइनस 9/16, यही हो जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट करो बच्चों, ये हो जाएगा 3/4 एंड डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 दैट इज √7/4, ये हो जाएगा 3/√7। 10 भी निकाल लिया हमने। अब हमें ये हाइट पता है और ये रेडियस निकालना है, तो इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगा दो, तो क्या करोगे, वहां से वहां के बाद यहां से आप करिए, सिंस 10 आईसी, 10 आईसी क्या हो जाएगा जल्दी से देखो, हो जाएगा R/H, R/H, तो R विल बी इक्वल टू H इंटू 10 आईसी, सो H हो गया आपका 80 सेंटीमीटर दैट इज 0.8 मीटर, 0.8 इंटू 3/√7 मीटर, ये आ गया। देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, वो रहने देते हैं, जो है वही रहने दो, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया, पाई को आप ले लो 22 नहीं लो, चलो ठीक है जो भी है रहने दो, बाद में देखेंगे, कुछ भी अब कैलकुलेट करना है वो तो कैलकुलेशन है, आर स्क्वायर, तो 0.8 इंटू 3/√7 का स्क्वायर, तो 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64 और 3 का हो जाएगा 9 और ये हो गया 7। पाई की भी वैल्यू रखो, कैलकुलेट कर लो, ये आ गया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने आर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है ना बेटा। चलो 2.6 यहाँ तक, अब आप इसको, हाँ तो यही जो आता है 2.6, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे मीटर स्क्वायर। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी विल सी फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन टीआईआर, और आज मैं थोड़ा क्वेश्चंस भेजता हूँ, ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ आप लोगों को, है ना, वो भी काम करते हैं, और टीआईआर पे भी बेस्ट, हाँ आप करो नो इश्यू, क्लास इज ओवर नाउ, यू कैन डू योर नोट्स। अगली क्लास कितने बजे? 11